डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारी जो क्लास 12th केमिस्ट्री है उसमें आपको पता ही है मेरे भाई, आपको मैं शाम को जो है ना 5 यूनिट की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब आपका जो शाम को है ना जो सिलेबस आपका चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू आपका वही चल रहा है। बट मैंने मेरे भाई एक सुबह एक और सीरीज स्टार्ट कर दी है आप सब लोगों की डिमांड पर। आप सब लोगों का कहना था कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कीजिए, तो मैंने सुबह आपको 7 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, वो आज से ही किया है। तो बिल्कुल मेरे भाई आप जाइए, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंटरेस्ट है, जो मजा है वो आप लीजिए। बड़े मस्त तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ भी हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपका सिलेबस भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और आपकी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल शाम को आपकी जो सीरीज चल रही है 5 यूनिट आपकी वही चलेगी और उस क्रम में ही फिर 6 फिर 7 8 फिर 9 ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। बट आपको जो सुबह है, सुबह के टाइम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया गया है। बिल्कुल अभी बेसिक चल रहा है, बिल्कुल आप जाइए और देखिए, ठीक है। चलो तो है ना, सुबह बेसिक और शाम को हमारी ये कंटिन्यू सीरीज, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों इसमें हम 2 या 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो है ना वो मिसेल है। पहली आज की हेडिंग डालिए जो आपकी है मिसेल। क्या है? मिसेल। अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल लो मिसेल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में भी मिसेल ही बोलते हैं, ठीक है, मिसेल, ठीक है। तो ये मिसेल आज की आपकी पहली हेडिंग है। तो ये हम समझेंगे कि ये मिसेल क्या है उदाहरण सहित। मेरे भाई आपको मैंने संगुणित कोलाइड बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ठीक है, गुणित कोलाइड, संगुणित कोलाइड मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। संगुणित कोलाइड क्या होता है मेरे भाई? जो साबुन है, जो आपकी साबुन है, ये साबुन है संगुणित कोलाइड। जो साबुन है ये साबुन है संगुणित कोलाइड। साबुन संगुणित कोलाइड क्यों? साबुन संगुणित कोलाइड इसलिए है मेरे भाई क्योंकि इस साबुन को यदि हम कम मात्रा में, किसमें? कम मात्रा में, ठीक है, जल के साथ घोल दें, कम मात्रा में यदि जल के साथ घोल दें तो ये जो साबुन है एक वास्तविक विलयन बनाती है, एक सामान्य विलयन बनाती है। आपको पता है यदि हम निरमा या साबुन को जल में कम मात्रा में डालें, जैसे 1 बाल्टी हमारे पास पानी है और उसमें से हम इतना निरमा डाल दें, तो क्या इतना सा जो निरमा है 1 बाल्टी पानी के साथ झाग बनाएगा? इतना सा निरमा 1 बाल्टी पानी के साथ झाग बनाएगा क्या? नहीं झाग बनाएगा। तो ये जो इतना सा निरमा है 1 बाल्टी पानी के साथ बना लेगा एक सामान्य विलयन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब साबुन या निरमा को जल में हम कम मात्रा में डालेंगे तो वो बना देता है एक सामान्य विलयन। कौन सा विलयन मेरे भाई? सामान्य विलयन, सामान्य विलयन, जिसमें विलय के कणों का आकार बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा छोटा छोटा होता है। लेकिन मेरे भाई इसी साबुन को यदि मैं अधिक मात्रा में जल में घोल दूं, अधिक मात्रा में जल में घोल दूं, ठीक है, तो ये जो साबुन है जल के साथ मिलकर बना देती है झाग। आपको पता है निरमा या साबुन को यदि मैं बाल्टी में अधिक मात्रा में डाल दूं और उसको मैं थोड़ा सा हिलाऊं तो उसके ऊपर क्या बन जाता है? झाग बन जाता है, उसके ऊपर झाग बन जाता है। और आपको पता है जो झाग है वो आपका कोलाइडी विलयन है। झाग क्या है? आपका कोलाइडी विलयन। और किसका किस में कोलाइडी विलयन है? ठीक है, द्रव का गैस में, ठीक है, सॉरी, गैस का द्रव में, गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन है। आपको पता है मैंने आपको कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कराया था, तो मैंने बताया था जो गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन है उसका एग्जाम्पल है झाग। क्या है? झाग। मतलब झाग एक कोलाइडी विलयन है। और यदि साबुन को अधिक मात्रा में हम जल में घोल दें तो वो झाग बना देती है, और झाग क्या है? आपका कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो साबुन के विषय में आपको ये पता होना चाहिए। साबुन कम मात्रा में सामान्य विलयन बनाती है, लेकिन साबुन की अधिक मात्रा घोल दो तो वही साबुन बना लेती है कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन मेरे भाई? कोलाइडी विलयन। और वो कोलाइडी विलयन कहलाता है झाग, कहलाता है झाग।
और झाग बनता कैसे है, क्या एक्चुअल में उसमें होता है ताकि वो झाग बन जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई जो झाग होता है वो ही झाग आपका मिसेल कहलाता है, झाग ही कहलाता है आपका मिसेल। आइए इसको हम अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई मान लिया मैंने, ये हमारे पास एक पात्र है, ये हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, ये हमारे पास एक पात्र है। इस पूरा जो पात्र है, इस पूरे पात्र में मेरे भाई मैंने क्या भर दिया, जल भर दिया। क्या भर दिया, जल भर दिया। ठीक है, इस पूरे पात्र में मैंने जल की मात्रा भर दी, जल भर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस पूरे पात्र में मैंने जल भर दिया। अब यदि मेरे भाई इस पात्र में जल भरा है, इसमें यदि मैं साबुन की कम मात्रा डालूंगा, साबुन की क्या करूंगा, कम मात्रा डालूंगा। ठीक है, तो साबुन की कम मात्रा डालूंगा तो ये बना लेगा कौन सा विलयन, सामान्य विलयन। कौन सा विलयन, सामान्य विलयन। ठीक है, लेकिन मैं यदि इसी पात्र में साबुन की अधिक मात्रा डाल दूं, साबुन की क्या करूं, अधिक मात्रा डाल दूं, और इस पात्र को थोड़ा सा मैं हिला दूं, साबुन की अधिक मात्रा डाल दूं या निरमा की डिटर्जेंट की अधिक मात्रा डाल दूं और इसको मैं हिला दूं, तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो साबुन या डिटर्जेंट के धनायन और ऋणायन होंगे, साबुन या डिटर्जेंट के जो धनायन और ऋणायन होंगे, वो धनायन और ऋणायन जल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर उदासीन हो जाएंगे। जल के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन। और वो ही धनायन और ऋणायन आयन क्या होंगे, इस जल की जो सतह है, उस जल की सतह पर इस टाइप से एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, मैं बना दे रहा हूं पूरा आपको पहले, फिर आपको बताता हूं। ठीक है, तो इस टाइप से एकत्रित वो हो जाएंगे। ठीक है, अब एकत्रित हो जाएंगे और क्या दिखेगा कि भैया हमें लगेगा कि क्या बन गया, झाग बन गया। क्या बन गया, झाग। झाग नहीं, वो धनायन और ऋणायन एकत्रित हुए हैं, उन धनायन और ऋणायन को ही हम क्या बोल रहे हैं, झाग। ध्यान रखना, जो धनायन और ऋणायन सतह पर एकत्रित हो जाते हैं उसे हम झाग बोलते हैं, वही क्या होता है आपका मिसेल। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो सतह पर एकत्रित होकर एक झाग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, झाग। वही कहलाता है आपका मिसेल। जो झाग होता है वही क्या होता है, मिसेल होता है। ठीक है, ये ऋणायन है, हो सकता है धनायन आया तो इस टाइप से धनायन हो सकता है। ठीक है, तो या तो धनायन होगा या फिर आपका ऋणायन होगा। तो मैंने आपको दोनों को बना दिया, धनायन को भी और ऋणायन को भी। ठीक है, आप और भी इसको पास पास बना सकते हैं। ठीक है, और भी इसके पास पास आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मेरे भाई मिसेल बन गया। जो झाग है, आज के बाद याद रखना, झाग क्या है, मिसेल है। झाग क्या है, मिसेल है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी, कुछ कोलाइड या फिर ऐसा कहें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, किंतु अधिक सांद्रता पर इनके आयन, मतलब जो पदार्थ डाला है उसके आयन, इनके आयन एकत्रित होकर एक झुंड बना लेते हैं। और झुंड को हम क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंज। एकत्रित होकर एक झुंड बना लेते हैं, एक पुंज बना लेते हैं। ठीक है, और कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। इस झुंड को, इस पुंज को ही हम बोलते हैं क्या मेरे भाई, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। तो ध्यान रखना, जो झुंड होता है कोलाइडी विलयनों का झाग में, वही झुंड क्या कहलाता है, मिसेल या झाग। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा, साबुन का जल में बना विलयन। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, साबुन का जल में बना विलयन, साबुन का जल में बना विलयन, ये इसका एग्जाम्पल और ये इसका डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल आपका मिसेल फ्री हो चुके अपन मिसेल से। ठीक है, चल अब हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आपकी अब अगली जो हेडिंग डलेगी वो हेडिंग आपकी डलेगी पायस। क्या डलेगी, पायस। ठीक है, पायस। चल हेडिंग डालो आपको अपनी कॉपी में, पायस। मेरे भाई आपको पता है पायस कब बनता है, मैंने आपको कोलाइडी विलयन बताई थी।
कोलाइडी विलयन बताए थे। ठीक है, और कोलाइडी विलयन में आपने पढ़ा था कि जो द्रव होता है, यदि द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन बना दो, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है तो उसे हम बोलते हैं पायस। उसे हम क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। आपने कोलाइडी विलयन पढ़ा था, देख लो आप, ये 8 प्रकार के आपने कोलाइडी विलयन पढ़े थे। इसमें देखो आप, द्रव का द्रव में जो कोलाइडी विलयन है उसका नाम क्या है? पायस। क्या है? पायस। और इसको इंग्लिश में हम पायस को क्या बोलते हैं? इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। ठीक है, इमल्सन। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो क्योंकि इमल्सन हिंदी में भी इस टाइप से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन क्या है? पायस। आपको पता है। ठीक है, तो ये अपना हुआ पायस। ठीक है, अब द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन पायस है तो इसमें मेरे भाई जो ये द्रव होता है ये होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था। और आपको पता है परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? विलय होती है। विलय जो होती है, इस विलय को हम क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरा जो द्रव होता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो ये आपने लिख दिया परिक्षेपण माध्यम। समझ गए ना? ठीक है, तो आपकी जो पायस है, पायस कैसे बना? द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन बना तब बना। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं तो क्या बनता है? पायस बनता है। बनता है ना? ठीक है, तो इसकी परिभाषा मेरे भाई ये है, यदि किसी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था, यदि किसी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं तो वह पायस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह पायस कहलाता है या इमल्सन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसे पायस। तो ये हमारा हुआ पायस। क्या हुआ? पायस। अब मेरे भाई आपको याद रखना है कि जो पायस है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें आपका पहला है जल में, जल में तेल, तेल मतलब क्या? बसा। जल में तेल, तेल मतलब बसा, पायस। जल में तेल, पायस। और दूसरा जो आपका होता है तेल मतलब बसा, तेल मतलब बसा में जल पायस, जल पायस। ये 2 प्रकार का आपका पायस होता है, जल में तेल पायस और तेल में जल पायस। अब जल में तेल, अब एक बात थोड़ा सा गौर से ध्यान देना है आपको। ये कह रहा है, देखो, जल में तेल पायस, जल में तेल पायस बोल रहा है, जल में तेल। ठीक है, जल में तेल, जल में मिला हो क्या? तेल। जल में तेल का मतलब क्या है? जल में जब तेल मिला हो, जल में जब तेल मिला हो मतलब जल की मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा, जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, और जो तेल है, इस तेल तेल की मात्रा क्या हो? कम हो। तेल की मात्रा क्या हो? कम। जब जल में तेल बनेगा, ठीक है, देखो, जल में जब तेल मिलाया है तो जल की मात्रा सिंपल सी बात है ज्यादा होगी और तेल की मात्रा सिंपल सी बात है क्या होगी? कम होगी। अब जल की मात्रा ज्यादा है मतलब ये परिक्षेपण माध्यम होगा। क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? विलायक। परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तेल की मात्रा कम है मतलब ये क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, तो ये बनेगा कब? है ना, तो जब परिक्षेपण माध्यम जल, परिक्षेपण माध्यम क्या हो? जल, एवं परिक्षिप्त प्रावस्था तेल हो। परिक्षेपण माध्यम जल हो और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी क्या हो? तेल हो, तेल हो, तब मेरे भाई उसे जल में तेल पायस कहते हैं। ध्यान रखना, परिक्षेपण माध्यम जल एवं परिक्षिप्त प्रावस्था तेल होती है तब उसे जल में तेल पायस कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब एग्जाम्पल, तो मेरे भाई जो जल में तेल पायस है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है दूध। क्या होता है? दूध, क्योंकि मेरे भाई जो दूध है वो जल में तेल पायस है। दूध में मेरे भाई क्या होता है? जो जल होता है इस जल की मात्रा होती है अधिक, जल की मात्रा होती है अधिक, और मेरे भाई जो तेल या जो बसा होता है इसकी मात्रा होती है कम। तो ध्यान रखना, जल में तेल पायस का एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? दूध है, दूध।
ठीक है, तो ध्यान रखना जो आज के बाद के दूध में जो होता है जल की मात्रा होती है अधिक, और जो तेल होता है, सॉरी एक सेकंड मेरे भाई, जो तेल होता है तेल की मात्रा होती है कम। तो ये एग्जाम्पल परिभाषा हो गया। अब इधर देखो, ये कह रहा है तेल में जल पायस, तेल में जल। अब तेल में जल मिलाना है आपको, मतलब तेल जो होगा वो ज्यादा होगा, तेल होगा मतलब जो बसा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी मतलब ये परिक्षेपण माध्यम होगा, क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। और जो जल है, जल वो होगा कम, जल होगा कम, मतलब आपका जल क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, कम वाला परिक्षिप्त प्रावस्था और अधिक वाला परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि परिक्षेपण माध्यम तेल, परिक्षेपण माध्यम तेल मतलब अधिक मात्रा में तेल, एवं परिक्षिप्त प्रावस्था जल होती है, तब उसे तेल में जल पायस कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि परिक्षेपण माध्यम तेल एवं परिक्षिप्त प्रावस्था जल होती है तब उसे तेल में जल पायस कहते हैं। और तेल में जल पायस का मेरे भाई सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है पनीर। क्या है, पनीर, ये इसका एग्जाम्पल पनीर। आपको पता है मेरे भाई पनीर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप पनीर बना रहे हो तो जो दूध है उस दूध को आप नींबू डालकर या किसी और पदार्थ डालकर दूध को फटाओगे, दूध का अपक्षेपण करोगे आप ऐसे ही करते हो। अपक्षेपण करने के बाद जो बसा होती है, क्या होती है, बसा, इस बसा को आप क्या करोगे, अलग करके एकत्रित करके उस बसा को एक बर्तन में रख दोगे, और बर्तन में रखकर उसको फ्रिज में रख दोगे, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। मतलब जो पनीर होता है केवल और केवल बसा से बनता है। किससे बनता है, केवल और केवल बसा से। इसमें थोड़ा बहुत जल की मात्रा होती है, बसा होती है इसमें ज्यादा, पनीर में। ठीक है, तो जो पनीर है उसमें बसा मतलब तेल होगा ज्यादा और जल होगा कम, तो ये पनीर इसका एग्जाम्पल है तेल में जल पायस का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आपको पता है ग्लिसरीन, आप लोग ग्लिसरीन लगाते हो ना। अब सर्दियों का सीजन आ गया है तो ग्लिसरीन का सीजन आ गया। जो ग्लिसरीन होता है मेरे भाई, इस ग्लिसरीन में भी तेल होता है ज्यादा, तेल जो होता है वो ज्यादा होता है और जल होता है कम। तो आपका तेल में जल पायस का ग्लिसरीन भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद और बहुत सारी जो कोल्ड क्रीम आती हैं, कोल्ड क्रीमें आती है ना, क्रीम आपको पता है सर्दियों में बहुत सारी क्रीम, जैसे जॉय स्किन फ्रूट हुआ या फिर दुनिया भर की जो क्रीमें आती हैं सर्दियों के सीजन में जो हम यूज करते हैं, तो वो कोल्ड क्रीम है, वो भी उसमें भी क्या होता है, तेल ज्यादा और जल कम, तो वो भी सब इसके एग्जाम्पल होंगे। तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। ये हमारा टोटली पायस हो चुका है फ्री, पायस से हम फ्री। अब हमें पता है मेरे भाई पायस दूध भी है, पायस पनीर भी है, ग्लिसरीन भी है, कोल्ड क्रीम भी है। ये सब क्या है, पायस है। ये सब क्या है मेरे भाई, पायस है। इतनी चीजों को आप याद रख रहे हो, ये सब क्या है मेरे भाई, पायस है। ठीक है, क्या है, पायस। अब पायस है कोई प्रकार का, पायस आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन है तो ये सब पायस है। अब मेरे भाई आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, पायसी कारक। क्या बता रहा हूं, पायसी कारक। अब पायसी कारक क्या चीज होती है उस चीज को आपको समझना है। पायसी कारक, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई जो पायस होता है वो अस्थायी होता है, पायस जो होता है वो अस्थायी होता है। आप पनीर को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो, आपका पनीर खराब हो जाएगा। और दूध का तो सिंपल सा है, आपको पता ही है मेरे भाई। आपको पता है जो दूध है 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध है 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बसा अलग और जल अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बसा अलग और जल अलग। कितने घंटे में, 4 से 5 घंटे में दूध में। दूध है एक पायस, पता है, और दूध 4 से 5 घंटे में बसा और जल दोनों में अलग अलग हो जाता है, मतलब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि दूध है अस्थायी,
दूध क्या है? अस्थाई। दूध अस्थाई, क्योंकि वो दही में परिवर्तित हो जाता है ना। दूध कहाँ रहता है? दही में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दूध आपका है अस्थाई। दूध जो है वो आपका अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। और आपको पता है दूध क्या है? पायस। दूध क्या है? पायस। दूध है अस्थाई और दूध क्या है? पायस। मतलब कहने का मतलब जो ये है कि जो पायस हैं वो अस्थाई होते हैं। पायस है वो अस्थाई होते हैं। दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दूध क्या है? अस्थाई। मतलब पायस क्या है? अस्थाई। तो आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पायस हैं वो कैसे होते हैं? अस्थाई। पायस होते हैं वो अस्थाई। लेकिन यदि हमें पायस को स्थायी बनाना है, पायस को स्थायी बनाना है, ठीक है, दूध को हमें स्थायी बनाना है, तो दूध में हम क्या करेंगे? सोडा या एल्ब्यूमिन डालकर उसको गर्म कर देंगे। सोडा या एल्ब्यूमिन डालकर दूध को गर्म कर देंगे, तो जो दूध 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, अब वही दूध 9 से 10 घंटे में भी दही में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? दूध में हमने सोडा डाला, तो सोडा ने क्या किया? दूध का स्थायित्व बढ़ा दिया, दूध को स्थायी कर दिया ना। सोडा ने दूध को क्या कर दिया? स्थायी। दूध का जो स्थायित्व वो बढ़ाया किसने? सोडा ने। किसने बढ़ाया? सोडा ने। समझ रहे हो ना? सोडा ने दूध को स्थायी कर दिया, दूध का स्थायित्व बढ़ा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो आपका पायस होता है वो अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई। लेकिन मेरे भाई जो पायस अस्थाई होता है, इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए हम कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं। दूध अस्थाई होता है, इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए हम कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे आपका सोडा हुआ, ठीक है, एल्ब्यूमिन हुआ, इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन पदार्थों का उपयोग करने से जो पायस होता है वो स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है? कुछ समय के लिए स्थायी हो जाता है। तो मेरे भाई ये जो पदार्थ हैं जो पायस को स्थायी बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं पायसी कारक। क्या बोलते हैं? पायसी कारक। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम जानते हैं पायस अस्थाई होते हैं। पायस को स्थायी बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम पायसी कारक कहते हैं। एवं इस क्रिया को हम बोलते हैं पायसीकरण। जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? पायसीकरण। ठीक है, तो जिन पदार्थों से स्थायित्व बढ़ता है उन्हें पायसी कारक, और ये पूरी क्रिया पायसीकरण कहलाती है। ठीक है, तो पायसी कारक क्या है? आपका सोडा और एल्ब्यूमिन। ये आप एग्जाम्पल में इसके लिख लेना। ओके, तो ये हमारा हुआ पायसी कारक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो पायसी कारक आप समझ गए हैं ना मेरे भाई। अब हम एक चीज और समझने वाले हैं, जो है हमारी विपायसी कारक। क्या है? विपायसी कारक। विपायसी कारक, एक हम समझ गए हैं पायसी कारक, और दूसरा हम समझना चाहते हैं विपायसी कारक। आपको पता है मेरे भाई, आप देखो पायसी कारक क्या करता है? पायस को स्थायी बनाता है। जो दूध है, दूध को क्या करता है? स्थायी बनाता है। और विपायसी कारक का काम क्या है मेरे भाई? दूध देखो अस्थायी तो होता है और उसके स्थायित्व को और भी कम करना है, तो हम विपायसी कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है मेरे भाई, जो दूध है, दूध 4 से 5 घंटे में दही में चेंज होता है। 4 से 5 घंटे में दही में चेंज होता है। ठीक है, अब यदि दूध को हमें और कम समय में दही में चेंज करना है, तो इस दूध में हम क्या डाल देंगे मेरे भाई? नींबू डाल देंगे। क्या डाल देंगे? नींबू। और नींबू डालने से दूध है ना, तुरंत लगभग 1-2 मिनट में दही में चेंज हो जाएगा। दही में चेंज होने का मतलब क्या होता है? दही में चेंज होने का मतलब मेरे भाई ये होता है कि वसा और जल दोनों अलग अलग होना। दही में चेंज होने का मतलब ये होता है वसा और जल में टूटना, वसा और जल में अलग अलग होना। ठीक है, तो मेरे भाई विपायसी कारक क्या होगा? जो दूध का जो स्थायित्व है, जो पायस है, पायस का स्थायित्व है वो घटा देगा,
पायस का स्थायित्व क्या करता है, घटाता है, और पायसी कारक क्या करता है, पायस के स्थायित्व को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मेरे भाई क्या हो जाएगी विपायसी कारक की, ऐसे पदार्थ जो पायस के स्थायित्व को घटा देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पायस के स्थायित्व को घटा देते हैं और उन्हें अपक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या कर देते हैं, अपक्षेपित, मतलब वसा और जल दोनों में अलग अलग कर देते हैं, विपायसी कारक कहलाते हैं। ठीक है, विपायसी कारक कहलाते हैं, और ये पूरी क्रिया कहलाती है विपायसीकरण। पूरी क्रिया क्या कहलाती है, विपायसीकरण कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे दूध के स्थायित्व को, ठीक है, नींबू डालने, सॉरी इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा सही से लिखो, जब दूध में नींबू का रस डाल दिया जाता है तो दूध वसा और जल में अलग अलग अपक्षेपित हो जाता है, अतः जो नींबू है वो विपायसी कारक है। ठीक है, तो ये हमारा पायसी कारक हो गया, विपायसी कारक हो गया। ठीक है, मिसेल हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। हमारे इस यूनिट की लगभग अपनी ये यूनिट जो है ना वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, और जो अगली हमारी क्लास होगी उस अगली क्लास में हम देख लेंगे, अगर कुछ बचा होगा तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं तो अगली क्लास से हमारी अगली यूनिट, नई यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मेरे भाई बस आप कंटिन्यू मजा लीजिए पढ़ाई का, है ना, कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। अब तो आपको 2 सेशन प्राप्त हो रहे हैं, एक सुबह भी और एक शाम को भी। ठीक है, तो मस्त पढ़ाई का मजा लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं मेरे भाई हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।